नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के सबसे ज्यादा विवादित, सबसे मशहूर हीरे की 800 साल पुरानी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आइए, इतिहास की कुछ सबसे बेहतरीन तस्वीरों और पन्नों को पलटकर देखें कि कैसे इस एक बेशकीमती पत्थर ने दुनिया का भूगोल तक बदल कर रख दिया। बिल्कुल तैयार हो जाइए इस शानदार सफर के लिए। तो हमारे आज के इस सफर का रूट कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत में इसके उद्गम से, फिर मुगलों और मयूर सिंहासन का दौर, रोशनी का पहाड़ नाम कैसे पड़ा, सिख साम्राज्य का युग और फिर इसका ब्रिटिश क्राउन तक का सफर। अंत में हम आज के दौर में इसके स्वामित्व को लेकर चल रही उस तीखी बहस पर भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन भारत में इसका उद्गम, यानी इस पौराणिक पत्थर का उदय आखिर हुआ कैसे। 793 कैरेट, जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब काकतीय वंश की कोल्लूर खदानों की गहराई से इस हीरे को पहली बार निकाला गया था, तब इसका मूल वजन इतना ही विशाल था। शुरुआत में इसे देवी भद्रकाली की बाईं आंख में सजाया गया था। सोचिए, मूर्ति की विचमकती हुई आंख। किसे पता था कि यही आंख आगे चलकर एक इतने बड़े और खूनी इतिहास की नींव रखने वाली है। आप जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। 13वीं सदी से लेकर 1526 के पानीपत युद्ध तक ये पत्थर एक से दूसरे राजवंश के खून से सने हाथों में बस घूमता ही रहा। खिलजी, फिर तुगलक और फिर लोधी। इन सब के पतन के साथ एक बड़ा अजीब और खौफनाक पैटर्न सामने आने लगा था। जो भी इसे जीतता वो जल्द ही अपना सब कुछ हार जाता था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने इस हीरे की कीमत का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड दर्ज किया था। अपनी किताब बाबरनामा में उन्होंने लिखा है, इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक चमकचमाता पत्थर नहीं था, बल्कि असीमित शक्ति और अकूत दौलत का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, मुगल और मयूर सिंहासन। देखते हैं कि कैसे ये अकल्पनीय धन का केंद्र बिंदु बन गया। इतिहास की शायद सबसे महंगी और सच कहूं तो सबसे बेवकूफाना गलतियों में से एक की कल्पना कीजिए। हुआ यूं कि बादशाह औरंगजेब के एक जौहरी ने इसे तराशने में इतनी बड़ी भूल कर दी कि इसका वजन 793 कैरेट से सीधा घटकर सिर्फ 186 कैरेट रह गया। मतलब वो बेशकीमती पत्थर एक ही झटके में अपनी आधी से ज्यादा भव्यता हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था। और पता है, यहीं से कोहिनूर के उस कुख्यात शाप की कहानी एकदम पुख्ता होने लगी। ऐसा माना जाने लगा कि जिस भी पुरुष शासक ने इसे अपने पास रखा वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। खुद देख लीजिए, बाबर, हुमायूं और शाहजहां सबको अपनी गद्दी जिंदगी गंवानी पड़ी या फिर कैद का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला अपवाद भी है, अकबर के पास यह हीरा कभी नहीं रहा और वो मुगलों में सबसे कामयाब शासक साबित हुए। अजीब इत्तेफाक है ना? अब आते हैं तीसरे भाग पर, रोशनी का पहाड़। एक रक्तहीन चोरी और इस हीरे को मिला एक नया नाम। साल 1739 की बात है, जब नादिर शाह ने दिल्ली में तबाही मचाई तो उसने देखा कि हीरा तो गायब है। फिर उसे भनक लगी कि कमजोर पड़ चुके बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। अब नादिर शाह ने इसे हासिल करने के लिए एक बेहद चालाक चाल चली, वो भी बिना एक बूंद खून बहाए। उसने बादशाह के साथ दोस्ती के बहाने पगड़ी बदलने का नाटक किया और बस पगड़ी में छिपा वो खजाना बड़े आसानी से उसके हाथ लग गया। और जैसे ही वो विशाल हीरा पगड़ी से गिरकर सामने आया, उसकी उस अंधी कर देने वाली जादुई चमक को देखकर नादिर शाह के मुंह से बेसाख्ता निकला, कोह-ए-नूर, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। और बस यहीं से इस गुमनाम पत्थर को अपना वो स्थायी अमर नाम मिल गया, जिसे आज हम सब जानते हैं। खैर, नादिर शाह की भी हत्या हो गई, शायद उसी शाप का एक और शिकार। इसके बाद ये हीरा कई खूनी रास्तों से होते हुए अफगानिस्तान पहुंच गया। वहां एक अफगान रानी वफा बेगम ने इसकी कीमत का बड़ा ही काव्यात्मक और शानदार वर्णन किया। उनका कहना था कि अगर कोई चारों दिशाओं में पत्थर फेंके और ऊपर भी और उस पूरी जगह को सोने से भर दे तो भी वो इसके बराबर नहीं होगा। ये साफ बताता है कि इस पत्थर के इर्द गिर्द कैसा खौफनाक और जादुई तिलिस्म बन चुका था। हमारा अगला पड़ाव है भाग 4, सिख साम्राज्य का युग और भारतीय उपमहाद्वीप में इस हीरे की वापसी। तो हुआ कुछ यूं कि वफा बेगम ने अपने पति को जेल से बचाने के लिए कृतज्ञता के रूप में ये पत्थर
सिख सम्राट महाराजा रंजीत सिंह को उपहार में दे दिया। महाराजा को इस पर इतना गर्व था कि वो इसे खास त्योहारों में पहनते थे और यहाँ तक कि अपनी बांह पर बांधकर युद्ध के मैदान में भी ले जाते थे। लेकिन एक बार फिर उसी पुराने शाप ने अपना खौफनाक असर दिखाया। 1839 में महाराजा की मृत्यु के ठीक बाद विशाल सिख साम्राज्य बहुत ही हिंसक रूप से टूट गया। दरबार में लगातार हत्याओं का दौर चला और अंत में क्या बचा? केवल एक 5 साल का उत्तराधिकारी महाराजा दलीप सिंह और उनकी मां, जिन्हें विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की तोपों का अकेले सामना करना पड़ा। अब कहानी मुड़ती है भाग 5 की ओर, ब्रिटिश क्राउन तक का सफर, यानी वो पल जब इस हीरे ने हमेशा के लिए एशिया छोड़ दिया। अंग्रेजों ने 1849 की लाहौर संधि के जरिए एक छोटे से बच्चे से ये हीरा हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि इसे एक तिजोरी में बंद करके इतने ज्यादा गुप्त रूप से ब्रिटेन भेजा गया था कि समंदर में एक भयंकर तूफान का सामना करने वाले जहाज के खुद के चालक दल तक को नहीं पता था कि वो दुनिया का सबसे मशहूर गहना अपने साथ ले जा रहे हैं। जब 1851 की क्रिस्टल पैलेस प्रदर्शनी में ब्रिटिश जनता ने इसे पहली बार देखा तो वे इसकी चमक से थोड़े निराश हुए। उन्हें लगा बस यही है। इसलिए महारानी विक्टोरिया ने इसे फिर से तराशने का आदेश दिया और अब इसका वजन घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। इसके खूनी इतिहास और उस शाप को देखते हुए महारानी ने एक सख्त नियम भी बनाया कि इस शाप से बचने के लिए कोहिनूर को केवल शाही महिलाएं ही पहनेंगी, कोई पुरुष नहीं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे विवादित भाग 6 पर, आधुनिक दौर में स्वामित्व की बहस, एक कूटनीतिक रस्साकशी जो आज भी जारी है। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, आज एक दो नहीं बल्कि कई देश इस हीरे की वापसी की मांग कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इन सभी के अपने अपने ऐतिहासिक तर्क और दावे हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार का भी बहुत दृढ़ रुख है कि ये ऐतिहासिक कलाकृति अब उनकी 150 साल पुरानी अटूट विरासत का हिस्सा है, जिसे कानूनी रूप से हासिल किया गया था और इसीलिए इसे लौटाया नहीं जा सकता। हम यहाँ बस तथ्यों को रख रहे हैं, फैसला तो कूटनीति का ही होगा। अगर हम भारत की बात करें तो दशकों से इसे वापस लाने के लगातार प्रयास होते रहे हैं। 1947 की आज़ादी से लेकर साल 2000 में सांसदों की मांग, शशि थरूर के उस मशहूर ऑक्सफोर्ड भाषण और 2016 में सुप्रीम कोर्ट की याचिका तक, इस हीरे ने लगातार उच्च स्तरीय कानूनी और राजनीतिक दबाव देखा है। सच कहूं तो कूटनीतिक गलियारों से लेकर संसद तक इस पत्थर की वापसी आज भी एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच भी है। 2016 की सुनवाई में खुद भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि कानूनी तौर पर ये पत्थर महाराजा दलीप सिंह द्वारा एक संधि के तहत अंग्रेजों को सौंपा गया था, ना कि चुराया गया था। इस एक बयान ने इसे चुराए जाने वाले उन सभी कानूनी तर्कों को काफी हद तक जटिल बना दिया है। तो अंत में इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। 800 सालों में कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन और खून से खींची गई बदलती सीमाओं के बीच आकार लेने वाली इस कलाकृति के इतिहास पर आखिर सही दावा किसका है? यह एक ऐसी बहस है जिसे आधुनिक कूटनीति शायद ही कभी पूरी तरह से सुलझा पाए। इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।